अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के यंग टीचर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। 2 दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, केपी के गवर्नमेंट के साथ उनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल क्यों नहीं हो रही हैं। उन लोगों का कहना ये है कि हमें मुस्तकिल किया जाए, जबकि बजट में भी केपी के गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 63,000 लोगों को मुस्तकिल करेंगे, उसमें इन लोगों को अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा। अगर हमारे मुल्क के असातिज़ा ही सड़कों पर होंगे तो किस तरह से वो फोकस्ड होकर अपना काम कर पाएंगे, जो पीस ऑफ माइंड जिसकी ज़रूरत होती है वो किस तरह से उन्हें मिलेगा। और अगर यही छोटे छोटे मामलात जो हैं उन्होंने इसी तरह से हल कराने हैं और वो भी अभी तक हल नहीं हो रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश में भी ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक और तासुर जो है इससे ये जन्म लेता है कि क्यों KPK से लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है और वो बनी गाला के बाहर बैठकर एहतजाज करते हैं। इसका मतलब वो ये समझते हैं कि वहाँ की जो वज़ीर आला हैं वो कमज़ोर हैं, उनके मसाइल वहाँ पर हल नहीं हो सकते। ताकत का सरचश्मा जो है वो यहीं पर मौजूद है, बनी गाला के बाहर बैठेंगे तो तभी उनके मसाइल हल होंगे। बहरहाल उनके मुतालबात क्या हैं, अभी तक क्या गवर्नमेंट ने उनके साथ मज़ाकरात KPK गवर्नमेंट ने किए हैं या नहीं किए हैं, किस हद तक उनके मुतालबात जायज़ हैं और किस हद तक उन पर अमल दरामद हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपने पहले हिस्से में। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया हुमायूं खान साहब, हमारे परमानेंट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट मुर्तज़ा सुलंगी साहब, हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि पहले आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुझे ये थोड़ा सा ही बता दीजिएगा, KPK के बाहर लोग जमा हैं, इससे पहले भी एहतजाज मुजाहिरे होते रहते हैं, लोग बनी गाला के बाहर मौजूद होते हैं, KPK से उनको यहाँ आना पड़ता है। अभी भी हमारे यंग टीचर्स जो हैं वो सड़कों पर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के। तो ये तासुर क्या सही है कि उनके मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में हल नहीं होते, उनको यहाँ आना पड़ता है, बनी गाला के बाहर मुजाहिरा करना पड़ता है और उसके बाद ही उनकी सुनवाई होती है? देखें, हम शुरू कर लेते हैं बुरी और अच्छी खबर से। जी। आज की जो बुरी खबर थी वो ये थी कि इन मुजाहिरीन ने बनी गाला में जो खान साहब की जो रिहाइश है वहाँ दाखिल होने की कोशिश की, जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। जी। जो अच्छी खबर है वो ये है, जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी है और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। वो अच्छी खबर ये है कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं। और इसकी ज़मानत जो है वो जो 2 साबिक वज़रा थे, मुराद सईद और अली मोहम्मद खान गालिबन, उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई है। लेकिन मसले की जड़ की तरफ आ जाए, ये लोग कोई 58,000 के करीब असातिज़ा हैं और इनका जो मुतालबा है सबसे बड़ा वो ये है कि 4 साल से ये जैसे डेली वेजेस पे होते हैं, एडहॉक बुनियादों पे काम कर रहे हैं, ये मुस्तकिल मुलाजमीन नहीं है। जी, सही। और उससे तालीम जो है वो तो एक मुस्तकिल मामला है, तो और भी उनके बहुत सारे हैं, इंक्रीमेंट्स हैं। जो खवातीन टीचर्स हैं खास तौर पर उनका बड़ा मसला है कि अगर वो ज़चगी के अमल में जाती हैं तो उनकी छुट्टियां जो है वो काटी जाती हैं, लीव बिल्कुल अप्लाई करती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि बेचारे जो असातिज़ा हैं वो KP से यहाँ धक्के खाएं। और ये कई सालों से, पिछले 4 सालों से ये ऐसे ही है, एहतजाज चल रहा है। जी जी। अच्छा हुमायूं खान साहब, एक तो साहब सर, जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक अभी तक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई उनकी मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब ने हमें ज्वाइन करना है, कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगे हमें। वो इन सारे मुज़ाकरात का हिस्सा हैं और वो सारी निगोसिएशंस जो हैं वो उनकी आपस में चल रही हैं। हुमायूं खान साहब किस तरह से देख रहे हैं इस मसले को? हुमायूं साहब देखें, जिस तरह अभी सुलंगी साहब कह रहे थे, एक बड़ा अहम प्रोफेशन है। आपने मुल्क के लोगों को जो है ना तैयार करना है, बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को। बिल्कुल। तो उनको जो पढ़ाने वाले हैं, जो कौम के मेमार साबित होंगे, उनके साथ इस किस्म का रवैया जो है बड़ा
افسوسناک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو ہے ان کے مطالبات جس کا بھی سرنگی صاحب نے ذکر کیا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کو اب جو پرماننٹ کیا جا رہا تھا تو ان کو وہ پچھلے 4 سال کی جو سروس تھی وہ کنسیڈر نہیں کی جا رہی تھی. سینیورٹی کا ایشو آ رہا تھا, سینیورٹی کا بھی ایشو تھا, پھر اس کے اوپر پینشنز کے ایشو ہوتے ہیں, پھر جو آپ نے 4 سال کام کیا اس کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے. جی جی ان مسائل کے حل کے لیے ان کو اسلام آباد آنا پڑا, یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اس سے کچھ گورننس کے ایشو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شاید جو چیف منسٹر ہیں یا وہاں کی جو کیبنٹ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی, تو ان کو لگا یہی کہ طاقت کا جو ان کی طاقت کا چشمہ جو ہے وہ اس وقت بنی گالہ میں ہے, تو اس لیے ان کو یہاں پہ آنا چاہیے. یہ بڑا غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا, اگر یہ اچھی بات ہے معاملات ان کے بہتر ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر بہت ساری لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں اگر لوگ کانٹریکٹ کے اوپر بھی ہیں, اب کے پی کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنا چاہیے پرٹیکولرلی عورتوں کے لیے کہ ان کی میٹرنٹی لیو کا اگر وہ کانٹریکٹ میں ہیں تو ان کا جو رائٹ ہے وہ کس طرح ان کو ملے گا. پرماننٹ امپلائز کو تو ہے کہ آپ کو 3 مہینے کی یا 4 مہینے کی چھٹی مل سکتی ہے, لیکن کانٹریکٹ کو تو جو ہے وہ چھٹی نہیں دیتے. تو اس چیز کو بھی بڑا سیریسلی ایڈریس کرنا ہے لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. لیبر لاز ہمارے کافی سارے ایسے ہیں جن کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے اگر یہ ان کے معاہدے جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں, لیکن ایک سیریس گورننس کا ایشو بھی ہمیں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے میٹرنیٹی لیو کی بات کی ہے فیڈرل کی سطح پر, تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے قوانین موجود ہیں, لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی سطح پر یہ قانون موجود ہے یا نہیں کہ وہ خواتین کو یہ چھٹی کیوں نہیں دی جاتی. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے حل ہوں گے, یہ جب کچھ ہی دیر میں ہمیں عثمان الدین صدیقی صاحب بھی جوائن کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, کس طرح سے ان کی چیزیں جو ہیں یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں, میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے کہ عثمان الدین صدیقی صاحب کی طرف ہم جائیں گے, وہ ہمیں جوائن کریں گے, سولنگی صاحب کی طرف دوبارہ میں جانا چاہوں گی. سر, یہ سارے مسائل حل کیوں جاتے, کیوں ہم کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا لیتے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کم از کم سڑکوں پر اس طرح سے موجود نہ ہوں. ایک تذلیل ہے سرکاری ملازمین کے لیے کہ وہ سڑکوں پر موجود ہیں. دوسرا, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پیس آف مائنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, آپ نے مستقبل کے معماروں کو وقت دینا ہے, آپ نے ان کو بڑھانا ہے, لیکن آپ خود ایک منتشر خیالات کے ساتھ جب جاتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھا پائیں گے, تدریس کا یہ شعبہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کر جائیں گے. پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں شعبہ تدریس کوئی بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے, نہ بہت زیادہ ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, نہ بہت زیادہ ان کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں, وہ اس میں بھی ہمیں نگلیکٹ ہی نظر آتے ہیں. دیکھیں, کسی بھی قوم کی اگر ترقی یافتہ قوموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلی جو چیز نظر آئے گی وہ یہ کہ ان کے جو اساتذہ ہیں, چاہے وہ پرائمری کے ہوں, چاہے سیکنڈری کے ہوں, چاہے کالج یونیورسٹی کے ہوں, ان کی جو حالات کار اور حالت زندگی ہے وہ مثالی ہوتی ہے. جی, کیونکہ اسی سے آپ کا جو ہیومن پوٹینشل ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جو دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس لیے ترقی یافتہ ممالک نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی معدنیات اور دوسری چیزیں زیادہ ہیں, وہ اس لیے کہ ان کی جو ذہنی طاقت ہے, جو استعداد ہے, جو علم ہے, جو ہنر ہے, وہ ان میں زیادہ ہے, اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ صرف تعلیم ہے اور اساتذہ ہیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا جہاں پر 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آج پہلی دفعہ نہیں ہے, اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پڑھے لکھے اور لوگوں کی جماعت ہے جو کہ نئی تبدیلیاں لائے گی, تو ان کو تو ان چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ 4 سال سے یہ رو رہے ہیں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کمپین کرنے کے لیے آپ سینکڑوں لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. تو آپ اپنے جو اساتذہ ہیں جو کہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہیں, جو کہ قوم کا مستقبل ہے, اس طرف آپ 4 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. اور یہاں پر بنی گالہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ایک بزدار پلس بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. میں مزید اسی بات کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. ہمیں ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ایک ممبر ہیں سلمان خان, انہوں نے جوائن کیا ہے. ہم ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں, سچویشن کیا ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں. جی سلمان خان, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. بالکل سن پا رہا ہوں. میں اس وقت بنی گالہ میں ہوں,
जी जी सलमान, हम आपको सुन नहीं पा रहे, जरा थोड़ा सा अगर लोकेशन आप अपनी चेंज करें ताकि हम सही तरीके से आपकी बात सुन पाएं। जी जी, आवाज आती है? जी जी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ। सलमान, मुझे बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं, क्या मुश्किलात हैं जिनकी वजह से आप बनी गाला के बाहर मौजूद हैं, और अभी हमें ये मालूम हुआ है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें तय पा गई हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इसी वक्त हम बनी गाला में है, इमरान खान के रिश्तेदार के सामने है। कल से हमारा ये धरना स्टार्ट है। PPK के मुख्तलिफ अजला से असातिज़ा कराम आए हुए हैं और हमारे 3-4 ही मुतालिबात है, जिसमें पहले नंबर पे रेगुलराइजेशन फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, जो तकर्री हमारी हुई है, वो हम जिस दिन से हम अपॉइंट हुए हैं उस दिन से चाह रहे हैं, जो कि अभी बजट में इन के पीके हुकूमत ने ये कहा था कि आपको 1 जुलाई 2022 से आपको मतलब रेगुलराइजेशन मिलेगी, जो हम सरासर मुस्तरद करते हैं। दूसरी बात, हमारे ऊपर सीपी फंड जो है वो उसका खात्मा हम चाह रहे हैं कि सीपी फंड का खात्मा हो और हमारा जो पुराना तरफ का जो पेंशन निज़ाम है वो हम पे लागू हो, जिस तरह सिविल सर्वेंट पे लागू है। ठीक है। हमारा जो YTA यंग टीचर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है अताउर रहमान साहब, उसको टर्मिनेट किया गया है, रिमूव किया गया है। उसकी बहाली के लिए हमारा ये तीसरा मुतालबा है कि उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और चौथा मुतालबा हमारा है कि जो इंक्रीमेंट और अलाउंसेस है उसका हसूल हो जाए। जी, तो अभी तक मामला किस हद तक आगे बढ़ पाए हैं? आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, आपकी बात सुनी जा रही है? कल से हमारे मुज़ाकरात जारी है। कल से फवाद चौधरी साहब भी आए हैं, फिर आज असद उमर साहब भी आए हैं, मुराद सईद साहब से भी बात हुई है, अली मोहम्मद खान साहब से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात जारी है। कुछ मुतालिबात माने जा रहे हैं। अच्छा, कौन से मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं आपके? किन मुतालबात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मान लेंगे, और कौन से मुतालबात हैं जिन पर इस वक्त हमें डेडलॉक नजर आ रहा है? जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। सीपी फंड का जो मुतालबा है ये जरा मानने में दुश्वारी हो रही है। हम चाहते हैं कि ये अगर माना जाए तो ये हमारे साथ बहुत मतलब मेहरबानी होगी के हुकूमत के साइड से। ठीक है, और अगर आपके ये मुतालबात नहीं माने जाते हैं जिस तरह से आप लोगों ने कहा है, तो फिर आप लोग यहीं पे बैठे नहीं जाएंगे? नहीं, हम यहीं पे बैठे हैं, हम पूरी तैयारी करके आए हैं। हम अगर 1 हफ्ते बैठे, 10 दिन बैठे, 1 महीना भी बैठे तो इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही थी, अभी सोलंकी साहब भी उसका जिक्र रहे थे कि कुछ मुजाहिरीन ने बनी गाला के अंदर घुसने की कोशिश की इमरान खान साहब के घर, तो उनको मना कर दिया गया। क्या पुलिस की तरफ से कोई आपके ऊपर, जिस तरह से होता है इस तरह के मामलात में, धरना हो या लोग इकट्ठे हों तो ज़रा थोड़ा सा जो सलूक किया जाता है, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा नारवा सलूक तो नहीं किया गया? ये है कि हम कल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन एहतजाज चल रहा है। कोई एक पौधा भी जो है ना वो खराब नहीं हुआ है, ना हमने कोई इस तरह एहतजाज किया है, ना इस तरह कोई बदमनी की है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बहुत पुरअमन एक तरीके से हमारा एहतजाज जारी है। और हमारा मतलब एक आखिरी डिजाइन भी यही है कि अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम फिर जो है ना मजबूर खान साहब के रहजा की तरफ मार्च करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान खान थे। मैं चाहती हूँ कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आप थोड़ा सा इसको सम अप कर दीजिएगा। अब आपने मुतालबात सुन लिए हैं, कुछ मुतालबात वो कह रहे हैं कि हमारे माने जा रहे हैं, GP फंड्स और कुछ और इस किस्म के मुतालबात हैं, उस पर डेडलॉक है, लेकिन अगर बात नहीं मानी गई तो हम यहीं बैठे रहेंगे और फिर इमरान खान साहब के घर की तरफ मार्च करेंगे और फिर हम अंदर भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है और इंतज़ामिया है वो मुजाहिरीन को खान साहब के घर में दाखिल होने की इजाज़त देगी। ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बात यह है कि 4 साल से ये लोग धक्के खा रहे हैं। हाँ। और कई बार उन्होंने यहाँ भी आकर मुजाहरे किए हैं, वहाँ भी किए हैं। तो ये बहुत बुनियादी किस्म के मुतालबात हैं। तालीम जो है वो कोई आर्जी काम नहीं है, ये मुस्तकिल काम है। और जिस तरीके से आपके बच्चे और उनका मुस्तकबिल और मुल्क का मुस्तकबिल मुस्तकिल काम है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। बिल्कुल तो सही। ये अगर इस लायक थे कि 4 साल पहले पढ़ा सके तो यकीनी तौर पर ये इस काबिल हैं कि इनको मुस्तकिल किया जाए, इनकी सीनियरिटी भी मानी जाए और इनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। ये जिस तरह के और अखराजात हैं, अभी हाल ही में वो कोई एक और जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो रही थी, तो वो तो मुफ्त में नहीं आते।
बिल्कुल आप सही, हाँ। यूट्यूबर्स और प्रोपेगेंडा करने वालों को रख रहे हैं, सैकड़ों लोग जिनका काम जो है वो गालम गलोच करना है, उसके लिए आपके पास पैसे हैं और इन टीचर्स के लिए नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, कम से कम उस जमात के लिए जो अपने आप को पढ़े लिखे लोगों की और इनकलाबी तब्दीलियां लाने वाली जमात कहती है। ठीक है, हुमायूं खान साहब किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक मामला जो हैं वो 100% तय पाए नहीं हैं और मुजाहिरीन वहीं पर मौजूद हैं। जब तक उनकी सारी शराइत नहीं मानी जाएंगी वो वहाँ से नहीं जाएंगे और वो अपने तई दुरुस्त बात कर रहे हैं। जैसे सोलंकी साहब ने कहा, अगर 4 साल से वो खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं तो वो इस अहल हैं कि उनको आप मुस्तकिल करें। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा वो किस तरह से सही तरीके से काम कर पाएंगे जब तक उन्हें तसल्ली नहीं होगी कि, और जीपी फंड की बात कर रहे हैं, वो पेंशन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जायज़ मुतालबात हैं। हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, के बजाय इसके कि आप इधर उधर दीगर जो अखराजात हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मैं तो इसको कहूंगा कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो इन चीजों से आपको समझ आती हैं। ये 58,000 के करीब जो टीचर्स हैं, अगर ये 4 साल से हैं तो उसका मतलब है कि ये इस काबिल हैं। बिल्कुल। और टीचिंग एक ऐसा शोबा है कि उसमें आपको कंटिन्यूटी चाहिए, प्रोग्रेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। उसमें हमें जो अभी नजर आ रहा है, इनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नजर आ रही है। देखिए हमारे इस बजट में भी उनकी तरफ से, जब हम पिछले कुछ दिनों में बजट के सेशन पे बहस कर रहे थे, तो उसमें भी हमने ये देखा कि वो जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा जोर दिया कि हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और हम जो है तालीम के शोबे में इतने पैसे रखेंगे। आपके दो बड़े सीरियस इश्यूज हैं, एक सेहत का है और दूसरा तालीम का है। बिल्कुल। दोनों में हमने प्रायोरिटीज उनकी जो है हमें नजर आ रही है कि वो तवज्जो नहीं है, और बाकी जो है गैर जरूरी ये नॉन डेवलपमेंट के जो अखराजात हैं उनकी चीजों के ऊपर प्रायोरिटीज शायद ज्यादा हैं। अफसोसनाक बात है, मेरा ख्याल है इस पे सोचना चाहिए। हाँ। कि आप, और जिस तरह सोलंकी साहब कह रही है, अपनी तरफ से एक प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसमें हमें बताया जाता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो अगर पढ़ाई लिखाई वाले लोग ज्यादा हैं और वो इन पढ़े लिखे लोगों के साथ, ठीक है हुमायूं साहब, मुझे एक ब्रेक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंकी साहब इशू पर हमारे साथ मौजूद रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ और मामला भी हैं जिस पर बात करनी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ینگ ٹیچرز خیبر پختونخوا سے بنی گالہ کے باہر موجود ہیں. انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. ان کے کچھ مطالبات ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مستقل کیا جائے، جبکہ بجٹ میں بھی خیبر پختونخوا حکومت نے 63,000 لوگوں کو مستقل کرنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن ابھی تک ان کے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں. اس پر ہم اس وقت یہاں پر بات کر رہے ہیں. ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اختیار ولی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، میں چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. میں چاہتی ہوں کہ بیرسٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ایگزیکٹ اس وقت کیا سچویشن ہے، مطالبات جو ہیں ان کے کیا سارے مان لیے گئے ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مان لی گئی ہیں، کچھ چیزوں پر ڈیڈ لاک ہے. ایگزیکٹ سر اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جی دیکھیں، ڈیڈ لاک کچھ بھی نہیں ہے. مذاکرات سے پہلے جب یہ بجٹ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو ان کے اساتذہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، فائنانس منسٹر سے بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ مشاورت ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ مطالبات ان کے تھے ان کو جی بیرسٹر صاحب. اختیار ولی صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. مین وائل وہ فکس کر لیتے ہیں، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. اختیار ولی صاحب، سر یہ مسئلہ کیوں بار بار سر اٹھاتا ہے؟
یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 3.5-4 سال ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ بنی گالہ کے باہر موجود رہے خیبر پختونخوا سے، اور وہ مظاہرے کر رہے تھے لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ کیوں وہاں کی حکومت پہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی مینجمنٹ ویک ہے، وہ ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے اور ان کو بنی گالہ کے باہر آنا پڑتا ہے۔ اب اساتذہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایسا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے نالائق لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ان کی حکومت کا یہ 10واں سال شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے آلریڈی ان سب لوگوں سے وعدے کر رکھے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اور پشتو کی زبان میں ایک بار زبان سے بات نکل جاتی ہے تو لوگ اس کا پھر پالن رکھتے ہیں۔ ان کو تو ان باتوں کا کوئی پاس ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو بنی گالہ پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پہ آئے تو ادھر اسمبلی کے باہر نرسیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ احتجاج کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، پورے صوبہ جو ہے وہ احتجاج پر ہے۔ ان پتہ نہیں یہ کیا کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح بجٹ بناتے ہیں، یہ کس طرح مینج کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ وہ بیچارے یہاں پہ فریاد کر کر کے تھک گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہ لوگ آئے تھے اسمبلی کے باہر، یہ احتجاج کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے جا کے اسمبلی فلور پہ وزیروں کو بولا، وزیر اعلیٰ کو بولا کہ آپ بندے بھی جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور نیگوشیٹ کر کے معاملہ حل کریں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ معاملہ حل کرتے، رفع دفع کرتے اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ کوئی ڈائلاگ کرتے، انہوں نے ان پہ لاٹھیاں برسا دی، ان کے سر پھاڑ دیے، ان کو اسپتالوں میں پہنچا دیا۔ یہ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ اسمبلی کے باہر موجود ہیں، ڈاکٹرز اور نرسز وغیرہ، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں انہی اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، اساتذہ کی بات کر رہے ہیں، بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے حالات میں اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ انہوں نے بنی گالہ ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اسی پوائنٹ کو بیرسٹر سیف صاحب کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ خیبر پختونخوا کا جو باپ ہے وہ عمران خان ہی ہے، وہ بنی گالہ میں رہتا ہے، تو ان کو جانا پڑے گا۔ وہ کس کے آگے روئیں، کس کے آگے اپنی فریاد پہنچائیں؟ ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں بیرسٹر سیف صاحب اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ بنی گالہ کے باہر تو جو اساتذہ ہیں وہ موجود ہیں، وہاں اگر دیکھیں ہم خیبر پختونخوا میں تو وہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز بھی باہر ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں لیکن ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ سر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں لوگ بنی گالہ کے باہر آ جاتے ہیں اور لیکن پھر بھی ان کے معاملات حل نہیں ہوتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، انہیں بنی گالہ کے باہر آنا ہے؟ یہ تاثر کیوں ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ تاثر صرف پھیلایا جا رہا ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بنی گالہ کے سامنے بالکل لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو چند دن پہلے ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ بات چیت سیکٹری ایجوکیشن نے کی ہے، وزیر تعلیم نے ان کو یقین دلوایا ہے کہ آپ کے تمام مطالبات، 2 بیسک مطالبات تھے، ایک ریگولرائزیشن کا مطالبہ تھا اور دوسرا ان کا جس تاریخ سے ان کی بھرتی ہوئی ہے اس دن سے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ریگولرائزیشن کا ایشو تھا۔ دونوں پر حکومت نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کے دونوں مطالبات تسلیم کیے ہیں، اور اب بجٹ کا سیشن جاری ہے۔ بجٹ کا سیشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو ضابطے کی کارروائیاں ہیں وہ ہوں گی، اس کے علاوہ تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے تو ان کو یہی کہا ہوا ہے کہ آپ کے جو دونوں مطالبات ہیں ہم ان کو کریں گے، لیکن ظاہر ہے ہر مطالبے کے پورے ہونے کا کوئی قانونی طریقہ کار بھی ہے، وہ طریقہ کار ہوگا، اس کے بعد ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی مل جائیں گے اور ریگولرائز بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اب جہاں تک ان کے اس مظاہرے کا تعلق ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بنیادی اور قانونی اور کوئی پولیٹیکل ریزن سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہماری مخالف پارٹیاں جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں۔ کوئی ڈنڈے نہیں برسائے گئے، آج بھی پرامن بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالہ میں، بلکہ مراد سعید اور علی محمد خان صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں، ابھی آج شام کو کیے ہیں، اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس جائیں، آپ کو کچھ جتنے بھی آپ کے تحفظات ہیں وہ سارے دور کیے جائیں گے، اور یہ کمٹمنٹ
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी की है, वजीर तालीम ने भी की है, सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी की है, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात की अच्छा अच्छा, कितने दिन तक हम ये समझें कि ये मामला हल हो जाएंगे? क्योंकि हमने बात की यंग टीचर्स से भी, उनका कहना ये है कि हमने धरना दिया हुआ है, हम बैठे हैं, जब तक सारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मुख्तसरन सर, वक्त कम है थोड़ा मेरे पास। देखें, वो इनकी मर्जी है, अगर इन्होंने बच्चों को पढ़ाने की बजाय यहाँ इस्लामाबाद का में धरने देने हैं तो वो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है कि धरना दिया जा रहा है, मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे। मुतालबात तो हमने मान लिए हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया अच्छा, है, हुकूमत की तरफ से ये चीज बिल्कुल तस्लीम की जा चुकी है, असेंबली के फ्लोर पे भी कह दिया गया है कि हमने इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए, लेकिन हर मुतालबे को अमली जामा पहनाने के वक्त लगता है, कानूनी ज़ाब्ता सही है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। इख्तियार वली साहब, लास्ट कमेंट सर। वो कह रहे हैं कि ये कोई इस किस्म के मसाइल नहीं है, ये बाकी जो जमातें हैं हमारी मुखालिफ, वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं। सब ने तो यही कहना है ना, ये तो हुकूमत की तर्जुमान है, ये तो यही बात करेंगे, सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे। बैरिस्टर सेठ साहब को इतना बता दें कि आज से 2 हफ्ते पहले इनके साथ किसने फाड़े थे असेंबली के बाहर। बैरिस्टर साहब से, सेठ साहब से पूछें इनके साथ आपका ये वादा कितने अरसे से चल रहा है, रेगुलराइज करने में कितना टाइम लगता है। इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर ऑनेस्ट इन योर वर्डिंग, इन योर प्रोमिसेस, तो इट वोंट टेक, ये तो 1 घंटे का काम है। और यहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही तो वो बनी गाला पहुंचे हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा हेलीकॉप्टर से उतरे और अपने तकब्बुर का जो बुत है उससे बाहर निकले और जरा इन लोगों के साथ ठीक है जी, ठीक सर, वक्त खत्म हो गया। लास्ट कमेंट मैं इस पे लेना चाह रही हूँ हुमायूं खान से। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। हुमायूं साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब वली साहब मेरे साथ मौजूद थे और इख्तियार मेरे साथ मौजूद थे। हुमायूं साहब, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं। आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। 20 जून को ये दिन जो है पूरी दुनिया में ऑब्ज़र्व किया जाता है। मुख्तलिफ मामलात की वजह से, रीज़न्स की वजह से लोग जो हैं जो हिजरत करते हैं और उन्हें अपना घर या अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। इसमें जंगें हों, तनाज़ात हैं, गुर्बत है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी वजूहात हैं। इन अवामिल की वजह से लोग अपने घर, अपने ममालिक छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दिन में ख़ास तौर पर इसके हवाले से बात भी की जाती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से उसको रिलेट कर लूँ तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान से आने वाले जो मुहाजरीन हैं, तकरीबन 40 साल से 4 दिहाइयाँ हो गई हैं, पाकिस्तान 30 लाख से ज़ायद लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट कर रहा है। और अब चूंकि अफगानिस्तान में 10 माह होने को आए हैं, वहाँ पर जब से तालिबान की हुकूमत आई है मामलात मुख्तलिफ हो गए हैं। उसके बाद से भी मुहाजिरीन जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान अकोमोडेट कर रहा है। आज के इस स्पेसिफिक दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि पूरी दुनिया को हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान जो है ये बोझ नहीं उठा सकता। ज़्यादातर ईरान और पाकिस्तान जो है वो इन मुहाजिरीन का बोझ उठाए हुए है जो अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो इसके लिए अब हमें ज़रूरत है कि पूरी दुनिया आगे बढ़े और आलमी सतह पर इस चीज़ को एक तो एक्नॉलेज भी किया जाए और दूसरा इनको हेल्प आउट किया जाए। अब ये सारे मामला जो है पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त डिफ़िकल्ट इकनॉमिक सिचुएशन हमें नज़र आ रही है और अगर मज़ीद कोई न्यू इन्फ्लक्स आता है तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि उन लोगों को अकोमोडेट करे और यहाँ पर इनको अपने पास रख सके। क्या कोई फार्मूला मुस्तकबिल में ऐसा हमें नज़र आएगा, तय पाए कि जिससे इन मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेज दिया जाए? इस पर हम बात करेंगे और इस वक्त इस हवाले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कैसर खान अफरीदी साहब, ये स्पोक्स पर्सन हैं UNHCR के। बहुत शुक्रिया कैसर खान अफरीदी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके अलावा हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हुमायूं साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगी। हुमायूं साहब, आप कमेंट कर दीजिएगा, क्या इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन की जब हम ऑब्ज़र्व करें और जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसकी अहमियत हमारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम दिन है वो तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो खिदमात हैं रेफ्यूजीज को रखने की और रेफ्यूजीज के हालात बेहतर करने की, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया मानती है। जी बिल्कुल, अफरीदी साहब आपको बताएंगे UNHCR जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को जो है सराहता रहा है, पाकिस्तान की एफर्ट्स को। हाँ। और फिर UNHCR की भी बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो इट गोज बोथ वेज। ये एक ट्रीटी जो है मुल्कों ने साइन की थी 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन और फिर उसके साथ 1967 में एक प्रोटोकॉल आया था। तो उसके तहत जो है दुनिया की जो कौमें हैं उनका
उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस लिए कि जी उनको ह्यूमन राइट्स जो रेफ्यूजीज की उनको देना, राइट टू सीक असाइलम जो है, क्योंकि देखिए अपना मुल्क छोड़ के कोई भी नहीं जाता जब वहाँ पे हालात खराब होते हैं जिस वजह से भी। तो उन मुल्कों का और अफगानिस्तान का सबसे बड़ी बदनसीबी अनफॉर्चुनेटली यही है कि पिछले 40-50 साल से जंग की हालत में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो अगर आप देखें तो हम तकरीबन 2.5 मिलियन, और अगर आप अनऑफिशियल देखें तो तकरीबन 4 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं उनको रखा हुआ है हमने पिछले 30-40 सालों से। उसके साथ साथ फिर जो है हमें इंटरनेशनल इमदाद भी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात अब इस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं कि हम एक इतने बड़े रेफ्यूजीज का जो दोबारा, क्योंकि इस वक्त यूएन की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपने अरूज पे है, और उनकी तकरीबन जो आधी से ज्यादा आबादी है, तकरीबन 23 मिलियन के करीब जो लोग हैं, जो कि 55% उनकी आबादी बनती है, वो एक्सट्रीम लेवल के हंगर को वो फेस कर रहे हैं। जी, ठीक। तो उन हालात में उन्होंने वहां से निकल के भागना ही होगा। तो सबसे जो उनकी वो डेस्टिनेशन होती है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने अफगान बहन भाइयों की मदद करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन इस दिन के मुनासबत से मैं ये चाहूंगा कि दुनिया को अपनी ऑब्लिगेशन देखनी है। अफगानिस्तान को तकरीबन 1 साल होने को आया, 15 अगस्त के बाद से अगर आप ले लें 9 या 10 महीने हो गए, तो जो दुनिया की एफर्ट्स हमने देखी हैं अभी तक वो बड़ी ही मैं समझूंगा कि बहुत मतलब मिनिस्क्यूल लेवल पे हैं कि इतने बड़े क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो डिमांड्स या प्लेजेस हैं वो बड़े कम हैं, और उम्मीद करता हूं कि शायद जो है लोग इनके हालात को देखते हुए कुछ बेहतरी की तरफ जाएं और उनकी इमदाद करें। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कैसर खान अफरीदी साहब से इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन हम जान लेते हैं। ये हमें बता पाएंगे कि फिगर कितना है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अफरीदी साहब मुझे बताइएगा कि UNHCR के मुताबिक रजिस्टर्ड जो हमारे पास लोग हैं तकरीबन 13 लाख हैं, और बाकी वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। अभी ये भी मालूम हुआ है कि लोग वापस भी जा रहे हैं, महाजरीन जो है। हमें अगर कोई फिगर आप बता पाएँ कि कितने महाजरीन जो हैं वो वापस जा रहे हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं 13 से 14 लाख उनको किस तरह से आप अकोमोडेट कर रहे हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? क्या एक इस वक्त लाहे अमल क्या है जिसके मुताबिक आप लोग काम करते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा UNHCR के बिहाफ पे कि उन्होंने पिछले 40 सालों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की और उनको सपोर्ट किया। तो हमने हमेशा से इनको एक्नॉलेज किया है और अप्रिशिएट किया है। इस वक्त अगर हम रेफ्यूजी की सूरत हाल पे अगर हम अभी बात करें तो तकरीबन 1.3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनके पास POR कार्ड्स हैं और जो UNHCR के मैंडेट में आते हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो हैं 52% वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और फिर कुछ लोग जो है वो बलूचिस्तान में, कुछ पंजाब में, और इस तरह से सिंध में भी कुछ हैं, कराची में, इस्लामाबाद में कुछ रह रहे हैं। इसके अलावा जो है 15 लाख ऐसे लोग हैं जो कि उनके पास और स्टेटस है। इसमें से कुछ अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं। तकरीबन 8.5 लाख लोगों को हुकूमत ने 2017 में रजिस्टर्ड किया था, और उनकी तादाद कोई 8.5 लाख है, और वो भी मुख्तलिफ शहरों में या कस्बों में आबाद हैं। इसके अलावा 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पिछले साल अफगानिस्तान से हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पे पाकिस्तान आए हैं। स्पेशली जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अगस्त के महीने के बाद यहाँ पे, और ये भी मुख्तलिफ उसमें रहते हैं। तो इसमें यह है कि अभी जो 2.5 लाख लोग हैं इनको अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, और हुकूमत के साथ हमारी यही बातचीत चल रही है कि हम कोई ऐसा लाएअमल तय करें ताकि हम इन वल्नरेबल लोगों को जो है वो सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा जो है जो और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड लोग भी हैं, और वो अनडॉक्यूमेंटेड लोग जो हैं वो उनकी तादाद भी कोई 3-4 लाख है जो कि पिछले 40 सालों से रह रहे। तो ये तकरीबन कोई 15 लाख ये हो गए, और 13 लाख जो है वो अफगान मुहाजिरीन है जो कि UNHCR उनको सपोर्ट करें। साथ साथ में मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम ये अपील करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि वो जितनी भी होस्टिंग कंट्रीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान है या ईरान है या और ममालिक हैं जो कि जिन्होंने इन मुहाजिरीन को सपोर्ट किया, इनको होस्ट किया है, ताकि वो उनको भी फंड करे, सपोर्ट करे। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने तकरीबन $4.4 बिलियन
डॉलर जो है वो अफगानिस्तान के लिए जो है वो अनाउंस किए हैं, उनकी अपील की है हमने। उसमें कुछ जो है वो फंड हुए हैं और इसके अलावा हमने कोई 623 मिलियन डॉलर जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिस तरह से पाकिस्तान है, ईरान है या सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं जहाँ पे अफगान मुहाजिरीन रह रहे हैं, तो ये जो है इस 623 मिलियन डॉलर की भी हमने अपील की है, जिसमें कुछ पैसे हमें मिले हैं और हमारा यही टारगेट है कि हम जो है पाकिस्तानियों को भी सपोर्ट करें और अफगान रेफ्यूजीज को भी सपोर्ट करें। अच्छा आफरीदी साहब, आप जो लोग वापस जा रहे हैं उनकी कोई तादाद थोड़ी सी बता पाएंगे? कि ये भी सुनने में आ रहा है कुछ मुहाजिरीन जो हैं वो वापस अफ़गानिस्तान आ रहे हैं। अब जो वहाँ पर हालात हैं, ज़ाहिर है कि 10 माह का से ज़ायद अरसा गुजर गया है, लेकिन वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही। फिर पिछले दिनों हम इस पर बहुत बात करते रहे, जब सख्त मौसम था, सर्दी थी, गुर्बत थी, और अभी भी जो बताया जा रहा है कि भूख के हवाले से तकरीबन जो वहाँ पर आबादी है 55% आबादी जो है वो इस वक्त भूख का शिकार है, और ये भी कि 9 लाख लोग जो हैं वो कहत का शिकार हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ मज़ीद लोग भी आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि कितने वापस आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ऐसा है कि अफगानिस्तान में तकरीबन 35 लाख लोग तो अभी बेघर हैं। कुछ जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान में है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज की तरफ जा चुके हैं और अभी भी जो है उनकी मूवमेंट जारी है। पाकिस्तान से जो है तकरीबन कोई 900 इंडिविजुअल्स लोग जो हैं वो इस साल अफगानिस्तान गए हैं, स्पेशली जो अगस्त 2022 में, तकरीबन कुछ माह में तकरीबन 900 लोग गए हैं। तो अभी जो है यहाँ से जा रहे हैं और हम उनको असिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो वॉलंटरी रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है उसके तहत हम जो है इनको $250 पर हेड देते हैं अफगानिस्तान में। अगर एक फैमिली में 5 बंदे हैं, अगर एक फैमिली में 5 बंदे हैं तो वो कोई $1250 उनको मिलते हैं इसी तरह का। तो ये जो कैश इमदाद है ये हम अफगानिस्तान में इनको देते हैं। यहाँ से ये लोग डी रजिस्टर्ड होते हैं और इनका जो रेफ्यूजी स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे 2 वॉलंटरी रिपैट्रिएशन सेंटर हैं, एक क्वेटा में है और एक नौशहरा में है। तो हम इनको जो है यहाँ से हम वो करते हैं। तो अभी जो है फिलहाल अभी जाहिर है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और हम जो है बार बार जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अच्छा आफरीदी साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। जो चैलेंजेस हैं उसके लिए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस वक्त उनसे भी बात कर रहे हैं, इंगेजमेंट्स हैं और अपील भी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। हुमायूं साहब, एक तो ये कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी कि वहाँ पर भी हालात बेहतर हों, और दूसरा पाकिस्तान में भी, ताकि मुहाजिरीन जो है लोग इस तरफ का रुख ना करें। जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे हमारे साथ ये मसला जो जुड़ा रहेगा, और जो 30 लाख से ज़्यादा लोग हमारे पास मौजूद हैं उनको किस तरह से वापस भेजा जाएगा। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दूसरा, क्या फ्यूचर में कोई ऐसा काबिल अमल फार्मूला बनाया जा सकता है कि एक काबिल इज़्ज़त तरीके से जो है इन लोगों की वापसी हो पाए? हम हमेशा इस पर बात करते हैं लेकिन इस पर कोई मामला आगे बढ़ता नहीं है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनकी जो इस वक्त वापसी की जो सूरत हाल है, अगर आप यूएन की कन्वेंशन के मुताबिक देखें या तो वो उस सूरत में मुमकिन हो सकती है कि अफगानिस्तान में अगर उनके मौजूदा हालात बेहतर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए जी, और फिर जो मौजूदा उनके इंटरम सेटअप है वहाँ पे वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और उनको मानने शुरू कर दे। वो हमें कोई नियर फ्यूचर में ये लग नहीं रहा कि वहाँ पे एक तो रेकग्निशन की तरफ कोई नहीं जा रहा, क्योंकि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना रहे और बहुत सारे और मसाइल हैं। तो इस वक्त के जो मौजूदा हालात में, जिस तरह अफरीदी साहब कह रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है पर्टिकुलरली जो रिच नेशंस हैं, वेस्ट की कर लें, उसके अलावा हमारे मिडल ईस्ट के जो दोस्त हैं, ब्रदर ममालिक हैं, उनको आगे बढ़ के पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के केस में जो है, आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पहले जब यूएन की वो कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि वो जो इमीडिएट क्राइसिस है उसको खत्म करने के लिए $4 से $5 बिलियन की जरूरत है। और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसमें हमने देखा कि जो प्लेजेस थे वो उसका 1/3 भी नहीं थे। फिर और बहुत सारे ऐसे फोरम्स बने जिसपे वादे वईद किए गए, लेकिन बहुत कम जो है वो पैसों की जो है वो आमद हुई। जी बिल्कुल। इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है रीजनल कंट्रीज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत जल्दी आगे बढ़ना होगा, ताकि इनके अब ये देखें, अफरीदी साहब ने कहा कि तकरीबन $1200 के करीब जो है वो फैमिलीज को दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। अब अफगानिस्तान के अगर आप हालात देख लें और वहाँ पे आटे के थैला को देख लें, दवाइयों की मौजूदगी को देख लें, तो वो कितने
ये जो पैसे इन्होंने रखे हैं बहुत ठीक ज्यादा है, मतलब इन्होंने ठीक है। कोशिश हमारी किया, लेकिन बड़े कम साहब वक्त खत्म हो रहा है। मुझे अफरीदी साहब से लास्ट कमेंट लेना है सर, 30 सेकंड्स। अफरीदी साहब लास्ट कमेंट सर। यही है, मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपने पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान को भी कि पाकिस्तान ने 40 सालों से ज़्यादा जो है उनको मेज़बानी इनकी की है, इनको सपोर्ट किया, जेनरसली सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी अपना घर जो है अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता, बहुत बुरी के आलम में जो है वो लोग अपना घर बार छोड़ते हैं। तो मेरी यही इल्तिजा है लोगों से ही कि वो अपने दिल इन्होंने खोले हुए हैं, तो मजीद भी जो है इन लोगों को सपोर्ट करें। इन्होंने सपोर्ट किया भी है और हम समझते हैं कि, और हम ये अपील करते हैं इनको मजीद भी हम सपोर्ट कर लें। तो ये बहुत शुक्रिया। तो ये अपील। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खान अफरीदी साहब, स्पोक्स पर्सन UNHCR हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हुमायूं खान साहब मौजूद थे और बात कर रहे थे पनाह गुज़ीनों के हवाले से। मुहाजिरीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी क्या है, पाकिस्तान ये जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहा है। दफ्तर ख़ारजा का जो आज का मैसेज था उसके मुताबिक भी अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगान मुहाजिरीन को याद रखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी जो मैसेज दिया गया वो यही था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना इस वक्त बहुत बड़ा काम है, उनको इंगेज किया जाए ताकि वो अफगान मुहाजिरीन की तरफ तवज्जो दें। और दुनिया में रहने वाले जहाँ पर भी मुहाजिरीन मौजूद हैं उनके मसाइल का हल होना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा फार्मूला तय पाना चाहिए ताकि वो अपने ममालिक को वापस आ सकें। नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।